वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हर्बल कोल्ड ड्रिंक में घुस गया है, वो अब जड़ी बूटियां बेचने वाला है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी बैगर इंफ्रा स्टॉक की जो कि अभी अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो 97% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन एमटीएनएल के कर्ज की कहानी अब और ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि जुलाई के मंथ तक पीएसयू बैंक्स के द्वारा जो डिफॉल्ट्स थे वो 8659 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। यानी कि एमटीएनएल ने जो डिफॉल्ट किया है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस फिगर में से यानी कि 8659 करोड़ के फिगर्स में से हम बात करें तो 7794 करोड़ रुपीस तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 865 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट शामिल है। और सबसे बड़ा एक्सपोजर यूनियन बैंक का है। यूनियन बैंक का 3768 करोड़ रुपए हैं और अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक का देखें तो 2455 करोड़ रुपीस। वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया के जो पैसे हैं वो हैं 1132 करोड़ रुपीस। अगर हम टोटल डेप्ट देखें तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। टोटल डेप्ट 34,577 करोड़ रुपीस है और इसमें से 24,071 करोड़ रुपीस सॉवरेन बॉन्ड्स और 1,921 करोड़ रुपीस तो डीओटी लोन है। तो ये दोनों भी शामिल है। और अगर हम स्टॉक की तरफ नजर डालें तो स्टॉक 43 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कंपनी कर्ज के बोझ में लगातार दबते जा रही है। बाकी तो ये वक्त ही बताएगा कि एमटीएनएल की जो फाइनेंशियल लड़ाई चल रही है उसमें एमटीएनएल हारता है या फिर जीता है। अगली बिजनेस न्यूज है हुंडई की। हुंडई मोटर्स इंडिया ने कल यानी कि मंडे को धमाका कर दिया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हुंडई मोटर्स इंडिया के शेयर्स एक ही दिन में 10% जंप करके 2464 रुपीस को टच करके अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया। और ये जो स्टॉक है अक्टूबर 2024 में लिस्ट हुआ था और उस टाइम से ये पहली बार ऐसा है कि एक ही दिन में इतना ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। लेकिन अगर एक ही दिन में कोई भी स्टॉक 10% जंप कर जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ट्रिगर छुपा हुआ होता है। और इसका ट्रिगर था गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि अब ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी 28% से कम करके 18% हो सकता है। और एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइजेस भी गिरेंगे और प्राइजेस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगा और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो उससे और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट पे हिट के बाद ये रिलीफ हुंडई और पूरे ऑटो सेक्टर दोनों के लिए एक अच्छा बूस्टर बन सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पिछले साल ही बहुत सारे कार्स बिक नहीं रहे थे, क्योंकि कार्स का जो दाम है वो भी बढ़ गया था, जीएसटी भी बढ़ गया था और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई थी। और जो बहुत सारे व्हीकल्स थे रेन ज्यादा होने की वजह से उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ा था। लेकिन शायद ये साल हर ऑटो मेकिंग कंपनी के लिए अच्छा बन सकता है। वहीं पे स्टॉक आईपीओ प्राइस जो था वो 1960 रुपीस था, यानी कि अब तक ये स्टॉक 26% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है आरकॉम की। अनिल अंबानी के लॉयर ने एसबीआई को बोला कि वो अनिल अंबानी और आरकॉम के ऊपर से फ्रॉड पे लगाया हुआ टैग को हटा लें। और ऐसा ये सब आपको पता ही क्यों हो रहा है, मैंने पहले न्यूज कवर किया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। हालांकि काउंसिल का कहना है कि ये डिसीजन बिना उन्हें अपना साइड रखने का मौका दिए लिया गया। यानी कि अनिल अंबानी ने अपना जो साइड है वो नहीं रखा, लेकिन एसबीआई ने उनके ऊपर टैग लगा दिया। अभी अगर मैं बताऊं तो आरकॉम जो है वो अभी सीआईआरपी प्रोसेस में है, जबकि एसबीआई ने जून 2025 में फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था और सीबीआई कंप्लेंट की तैयारी भी कर रहा है। वहीं पे अंबानी के लॉयर्स, एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि कैनरा बैंक जो कि सेम लेंडर कंसोर्टियम का एक हिस्सा था, उसने अपना फ्रॉड टैग बॉम्बे हाई कोर्ट में वापस ले लिया है। तो सवाल ये है कि एसबीआई अकेला ही क्यों अटका हुआ है? तो ये कहना है अनिल अंबानी के रिप्रेजेंटेटिव्स का। अब कंसोर्टियम क्या होता है? बेसिकली ये एक ग्रुप ही होता है। क्या हुआ था कि इन दोनों बैंक ने मिलकर अनिल अंबानी को लोन दिया था। तो अब कैनरा बैंक और एसबीआई एक कंसोर्टियम की तरह काम करते थे। तो कैनरा बैंक ने फ्रॉड का टैग वापस ले लिया, लेकिन एसबीआई अभी तक फ्रॉड के टैग के साथ ही रुका हुआ है। तो उसी पे पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी के ऊपर और अगर किसी शख्स के ऊपर बार बार फ्रॉड का इल्जाम लग जाए तो उसकी रेपुटेशन और शेयर प्राइसेस नीचे जाने लगते हैं। और अनिल अंबानी के साथ कोई ये पहला नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हो तो जिसके ऊपर बहुत कम ट्रस्ट किया जाता है उनमें से अनिल अंबानी का भी नाम आता है। अगली बिजनेस न्यूज है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी 2.0 निकल के आ रहा है और इससे मिडिल क्लास फैमिली
फैमिली के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट 4 टियर सिस्टम के साथ चलती थी, यानी कि जहां पे 5%, 12%, 18% और 28% के जीएसटी स्लैब्स थे, और अब उन स्लैब्स को हटा करके सिर्फ 2 स्लैब ही रखा जा रहा है, 5% और 18%। हालांकि जो सिन गुड्स हैं जैसे सिगरेट, लीकर, ये सब अलग रहेंगे, यानी कि अब जो लोग हैं उनको चीजें सस्ती मिल सकती हैं, जैसे कार्स, एसी, टीवी, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, ये सब सस्ते होने वाले हैं। साथ ही साथ चिप्स, नमकीन, घी, चीज, इस तरीके के जो रोज के आइटम्स हैं उनमें 5% का स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है, और इस कट से डिमांड भी बूस्ट होगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और एक्सपोर्ट्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव बना हुआ था, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या होता था कि यहीं से टैक्स ज्यादा लग जा रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ हाउस होल्ड को एक तरीके का मान लो कि बजट में रिलीफ भी मिलेगा। तो ये पूरी कहानी थी, बट अगर हम डिटेल में समझे इस चीज को, अगर आप डिटेल में जाना पसंद करो, तो जो छोटे कार्स थे उनको 28% था पहले लगता था जीएसटी, और अब जो छोटे कार्स हैं उन पे जीएसटी 18% लग जाएगा, मतलब लग सकता है, अभी लगा नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम 18% था, जो कि 5% तक या फिर नील भी हो सकता है। वहीं पे डेली यूज आइटम्स जो 5% के जीएसटी स्लैब में थे वो 0 हो सकता है। एयर कंडीशनर पहले 28% का जीएसटी आपको देना पड़ता था, मतलब 48 डिग्री सेल्सियस पे 28% का जीएसटी, और अब उसको 18% किया जा सकता है। टेलीविजन जो कि हर घर में है वो 28% था पहले, अब 18% तक किया जाएगा। वहीं पे जो डेली आइटम्स हैं वो 5% में मूव कर दिए जाएंगे, जैसे टूथ पाउडर हो गया, भुजिया, नमकीन, पोटैटो चिप्स, केचप, जैम, म्योनीज, पैकेज जूस जो होते हैं वो, पास्ता, नूडल, बटर, कंडेंस्ड मिल्क, घी, चीज, या फिर जो मिल्क बेस्ड बेवरेजेस होते हैं उन सबको भी 5% के स्लैब में लाया जाएगा। आई होप ये न्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा डिटेल में लेकर के गया था ये न्यूज, और हाँ, अगर आपको ऐसी ही न्यूज डेली चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक दें, और आप हाइप दे सकते हो तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होगी। अगली बिजनेस न्यूज है क्वांट्स एयरवेज की, और क्वांट्स एयरवेज को एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने एयरलाइन के ऊपर $59 मिलियन का फाइन ठोक दिया है फॉर इलीगल फायरिंग। हुआ ये था कि कोविड के टाइम पे इस कंपनी ने 1820 स्टाफ्स को इलीगली फायर कर दिया था, और ये जो $59 मिलियन का फाइन लगाया गया है, ये पेनल्टी उन $78 मिलियन कंपनसेशन के ऊपर है, जिसको क्वांट्स ने पहले ही मान लिया है कि वो इन पैसों को देगा। जज की बात करें तो जज ने आउटसोर्सिंग को एयरलाइन के 120 साल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेबर लॉ ब्रीच बताया है। यूनियन ने इस केस को लेकर के पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया क्वांट्स एयरवेज को, और अब इस केस को इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीत बताया जा रहा है। यानी कि मैसेज क्लियर है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कोई भी इलीगल गेम करते हो तो आपको भुगतना पड़ेगा ही, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया का केस ले लो या फिर यूएस में फेसबुक के साथ जो हुआ, गूगल के साथ जो हुआ, वो सारी चीज आप देखो तो आपको पता चलता है कि वहां पे लॉज कैसे हैं। और अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे जो लेबर लॉ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इवन कि ऐसे भी केसेस हमें अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं जहाँ पे लेट सपोज एम्प्लॉय की सैलरी 26,000 या 25,000 है, तो जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि मैं आपको 26,000 दे रहा हूँ, आपको 13,000 कल कैश में मुझे देना है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो फिर आपको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एफएमसीजी आर्म है, और इसने बहुत ही जल्द हर्बल बेवरेजेस में एंट्री लेने की तैयारी कर दी है। तैयारी क्या कर दी है? एंट्री ले ली है, और ऐसा किया है कंपनी ने नेचर एज बेवरेजेस में मेजोरिटी स्टेक लेकर के। और ये जो नेचर एज बेवरेजेस है ये अपने हर्ब इन्फ्यूज्ड जीरो शुगर ब्रांड शून्य के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, और इसीलिए ही रिलायंस ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये अश्वगंधा, ब्राह्मी, कोकुम जैसे हर्ब से लोडेड शून्य अब रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में स्केल होगा। वैसे तो मैंने कभी शून्य को पिया नहीं है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, अगर आपने इसमें कभी भी टेस्ट लिया हो तो क्या आपको लगा कभी उसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी या फिर कोकुम जैसे हर्ब्स अवेलेबल हैं। हालांकि इस जॉइंट वेंचर से आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अपने टोटल बेवरेज कंपनी के विजन को बूस्ट करने वाला
है, क्योंकि एक तरफ ये तो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर को भी टारगेट कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरीके से जो पार्टी टाइप के लोग हैं कैंपा कोला उनको भी दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अमूल को भी कंपटीशन देने की तैयारी कर रहा होगा। अगली बिजनेस न्यूज है मल्टी बैगर इंफ्रा स्टॉक HG इंफ्रा की। ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर MK ग्लोबल को लगता है कि ये स्टॉक 97% अपसाइड दिखा करके एक धमाका कर सकता है और इस ब्रोकरेज का जो टारगेट है वो 1900 रुपीज है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो प्राइस 973 रुपीज के आसपास है। कंपनी ने FY26 के लिए 11,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो को गाइडेंस किया है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो रोड्स बनाने वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे और फिर रेलवेज के भी प्रोजेक्ट आएंगे, तो यहाँ से लोगों के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी है। वहीं पे कंपनी FY26 में 5 HAM प्रोजेक्ट्स मोनेटाइज करने वाली है। ये ही की ट्रिगर है इस कंपनी के ग्रोथ के, तो देखते हैं ग्रोथ कैसा होता है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के प्रीवियस डेटा को देखें तो पिछले 5 साल में HG इंफ्रा 404% का रिकॉर्ड दे चुका है और इसके बावजूद भी Q1 का जो प्रॉफिट है वो उतना अच्छा नहीं रहा। एनालिस्ट तो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। और हाँ, मैंने इसमें आपको बोला HAM प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब इसका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। HAM यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट। बेसिकली जो इंफ्रा सेक्टर होता है, स्पेशली रोड्स में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 3 तरीके से दिए जाते हैं। पहला EPC, दूसरा BOT और तीसरा HAM। EPC में क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। ये हर एक चीज आपको ही करनी होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा सरकार देती है, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ उसको बनाता है। BOT में बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, ये 3 चीज होती हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पैसा लगाता है और फिर टोल या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना पैसा रिकवर करता है। वहीं पे HAM यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर ये दोनों का एक तरीके का मिक्स होता है, यानी कि गवर्नमेंट इनिशियल कॉस्ट का 40% कंपनी को दे देती है और जो बचा हुआ 60% है वो कॉन्ट्रैक्ट खुद इन्वेस्ट करता है। फिर गवर्नमेंट उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पैसे वापस कर देती है। अगर मैं और आसान भाषा में आपको बताऊं तो HAM एक रिस्क शेयरिंग मॉडल है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा पैसा खुद लगाना पड़ता है और बाकी का पैसा सरकार गारंटीड रिटर्न देती है। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गई होगी। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप यहाँ तक आ गए और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर दे, क्योंकि हमारा टारगेट है अगले 365 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच करना। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।